देखो आज जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं भाई, वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री आता हो तो बहुत इजी है। बायो वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा समझना भाई। कोऑपरेट आपको करना है, ठीक है। और एक दिन छुट्टी करोगे तो उसके बाद चैप्टर में नहीं ज्वाइन होगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा चैप्टर बहुत लिंक में है। तो आज सपोज आप ज्वाइन किए हैं और कल ज्वाइन नहीं करते हो तो परसों से भी ज्वाइन नहीं करोगे तो चल सकता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बेटा लिंक में है। तो चैप्टर नंबर 7 एसी करंट, ठीक है। और चैप्टर थोड़ा अच्छा है, मैथमेटिकल स्टेप्स ज़्यादा है। तो नोट्स में यहाँ पर जो लिखूंगा आप उसको अच्छे से रिफर करोगे, बाकी की पीडीएफ में आपको भेजते रहूँगा। और जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो तब तक जो जो थियरी चलेगी आज बताने जा रहा हूँ बेटा, उसको 2 बार आपको लिख के ग्रुप, फिजिक्स वाले ग्रुप पे आपको सेंड करना ही करना है। ओके सर। जो होमवर्क नहीं करेगा ओके वो सर। अपने आप ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। उतना तो उसका रिस्पेक्टफुल जॉब सीखा ही होगा कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मैं लिंक ओपन ही नहीं करूंगा। इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है उसका, ठीक है। चलो, हाँ सर। इसीलिए आपको होमवर्क करना ही है और एग्जाम में भी पढ़ना ही है। चलो, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। हमें पूरा चैप्टर जो पढ़ना है विच इज बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट पे पढ़ना है। तो बेसिकली करंट के ऊपर जाने से पहले आप लोगों को प्राइमरी लेवल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिग्नल, ठीक है। सिग्नल मतलब वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सिग्नल मतलब वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए बेटा टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कौन कौन से हैं। चलो, किसी को पता है भाई टाइप ऑफ सिग्नल? थोड़ा दोनों साइड से कोऑपरेट होना चाहिए। हाँ भाई, आप नहीं बोलोगे तो मैं सिर्फ बोलता रहूंगा। मैं पूछूंगा कि ओके बताओ टाइप्स ऑफ सिग्नल, पता है तो हाँ बोलोगे, नहीं पता है तो मना कर दोगे आप डायरेक्ट, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक सिग्नल। हाँ सर। इलेक्ट्रिक सिग्नल, ओके। फिर साइनसॉइडल सिग्नल। ओके, साइनसॉइडल सिग्नल दैट इज आल्सो एसी सिग्नल। तो पहला तो हम लोग ऐसा सुना होगा, टू टाइप ऑफ सिग्नल बेटा हम लोगों ने पढ़े, डीसी सिग्नल भी पढ़े हैं और एसी एसी सिग्नल। सिग्नल भी हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। डीसी सिग्नल और एसी सिग्नल में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। डीसी सिग्नल जो होगा उसमें करंट और वोल्टेज जो है उसकी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। मतलब इन डीसी सिग्नल डू नॉट चेंज its direction with respect to time। मतलब सपोज वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो आपको ग्राफ मिलेगा लाइक दिस, ऐसा। और एसी सिग्नल में मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं दिस इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शन, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल सिग्नल आप बोल सकते हो। डीसी हाँ सिग्नल सर। आर तो सॉरी, यूनी डायरेक्शनल सिग्नल्स। चलो, अभी एसी की बात करें हम लोग तो एसी सिग्नल में क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज वोल्टेज जो है, मान लेते हैं इफ द वोल्टेज varies like a sine function,
साइन और कोसाइन फंक्शन शायद आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद करो, आप लोगों ने एसी सिग्नल सबने देखे हैं। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ बेटा। आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का दो एंड होगा, एक एंड जो है आपने दीवार पे लगाया हुआ है, दूसरा एंड आपके हाथ में है। आप हाथ में जर दोगे तो आपको सिग्नल ऐसे जाते हुए देखेंगे, लाइक ऐसे। हाँ सर, वेव्स में जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल टाइप ऑफ वेव्स के फॉर्म में जाएगा। तो उसको आप एसी बोल सकते हो। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब सिग्नल की पैटर्न मैंने आपको बताई। So if the voltage varies like a sine function with respect to time, then it is called AC voltage। मतलब उसका आप सिग्नल आप ड्रॉ करने जाओ तो ये टाइम, ये होगा प्लस वी, ये होगा माइनस वी, तो आपको ऐसा सिग्नल मिलेगा। तो इस इज कॉल्ड एसी सिग्नल। हाँ सर। साइनोसॉइडल सिग्नल। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर एसी वोल्टेज की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसी करंट बोलेंगे। ठीक है, एसी वोल्टेज मतलब दिस इज अवर एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज की वजह से जो करंट जनरेट होगा, दैट करंट इज कॉल्ड द एसी करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेशन आपको लिखनी है, द करंट ड्रिवन बाय एसी वोल्टेज is called AC करंट। ठीक है भाई? यस सर। चलो, हमारे वहाँ जितनी भी जो कंपनीज है वो सिग्नल जो यूज़ करते हैं बेटा, वो ज़्यादातर एसी सिग्नल यूज़ करते हैं। कभी कभार डीसी सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो याद करो, हम लोगों ने एक डिवाइस पढ़ी है, द डिवाइस दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर, एसी हाँ को सर। डीसी कन्वर्ट करता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ज़्यादातर पावर का जब भी कुछ ट्रांसमिशन होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो विच इज़ ऑलवेज इन द एसी फॉर्म। ठीक है, क्यों ऐसा? तो द मेन रीज़न एसी वोल्टेज का ये है बेटा कि उसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होती है। और एफिशिएंसी को आपको चेंज करना है तो आपके पास एक डिवाइस है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। नाम सुना होगा, सिर्फ अभी नाम हाँ सुनने की सर। बात कर रहा हूं, नाम सुना यस सर। होगा। यस सर। ट्रांसफॉर्मर, उसमें स्टेप, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आते हैं। स्टेप अप, एक आता है स्टेप डाउन, तीसरा आता है हमारा स्टेप अप, स्टेप डाउन, और दूसरा वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर। वेरिएबल मतलब क्या कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वैल्यू चेंज होते हैं। जो हम लोगों ने रेक्टिफायर में यूज किया है, शायद आपको नाम पता होना चाहिए, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। हाँ सर। वो फुल वेव रेक्टिफायर जब पढ़ा था, तब उसका नाम हम लोगों ने याद किया था बेटा, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो आप एसी वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, उसकी एफिशिएंसी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो ट्रांसफॉर्मर की वजह से, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प लेके हम लोग वो काम कर सकते हैं। वो इजी है। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे जब भी हम लोग को ट्रांसमिशन करते हैं, तो एसी सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो इकोनॉमिकली बहुत, क्या है हम लोगों को, मतलब उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। कहने का मतलब इकोनॉमिकली जो है वो थोड़ा हम लोगों को इजी रहता है। डीसी का मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत हार्ड है। और डीसी का सबसे डिसएडवांटेज ये है कि डीसी का झटका किसी को लगता है तो आदमी जल के खत्म ही हो जाता है। बेस्ट। एसी में वाइब्रेशन आता है, शायद आप लोगों ने हंगामा मूवी देखी होगी, जो हाँ सर। करंट हाँ सर। हाँ सर, पता है सर। होता है। डीसी करंट आपको लगता है, मानो कि आपका पैर डीसी लाइन जाती है, आपका पैर उसके ऊपर पड़ा, तो जैसे पड़ा तो आपको तुरंत उचक के वो फेंक देगा दूर। जितने ज्यादा वोल्टेज उतना झटका आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, सर, आज ये ट्रेन चाले थे डीसी पर के एसी पर? एसी पर જ ચાલે બેટા એસી પર ચાલે. એના હમ હાઈ વોલ્ટેજ ના લીધે સર આ ઘણી બાર જે ડીપી બધી આવે છે એસી પર કે ડીસી પર? એસી એસી બધી એસી બેટા. આપણે તો આ જેટલું બી ઓકે. ટ્રાન્સમિશન આવે છે બધું એસી ટ્રાન્સમિશન. હા. અને આ આપણે ઉકાઈમાંથી મોબાઈલ જે ચાર્જ અહીંયા આપણે તો આવે છે ડીસી. કયું? ઉકાઈમાંથી જે પાવર જનરેટ થાય ને પછી અહીંયા જે ટ્રાન્સફર હા કરે તે બેટા, બધા. એ
એ બધા જે પાવર જનરેટરમાંથી જે આવતા બેટા એ બધું આપણે એસી સિગ્નલ જ હોય, પણ આપણા ઘરની અંદર અમુક ડિવાઇસ ડીસી પર ફંક્શન કરતા હોય. આપણો sir. મોબાઈલ મોબાઈલ ને તો જ્યાં જ્યાં બી ડીસી ડિવાઇસનું કામ હોય, ડીસી સપ્લાયનું કામ હોય બેટા, ત્યાં અંદર એના સોકેટની અંદર ઇનબિલ્ટ કમ્પલસરી રેક્ટિફાયર ફિટ કરેલું જ હોય. હા જે એડેપ્ટર આવે છે ચાર્જરમાં. હા, ચાર્જર. એમાં ઝેનેડાવેટ भी હોય સાથે અંદર. हाँ सर। सर हमने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पढ़ा था ना, कौन सा डीसी टू एसी पढ़ा था कि एसी टू डीसी पढ़ा था हमने हम लोग? एसी टू डीसी पढ़ा है बेटा। हाँ सर, तो लेकिन अगर डायरेक्ट डीसी जो है अपने को महंगा पड़ता है और ऊपर से इतना हार्मफुल है, तो हम लोग एसी टू डीसी का वो कन्वर्जन देखो क्योंकि सब जगह पर है। अभी देखो मोबाइल हमारी 9 वोल्ट डीसी बैटरी पे फंक्शन करते बेटा, तो उसको आप एसी सप्लाई दोगे तो मोबाइल काम ही नहीं करेगा। हाँ सर। ठीक है, और जो हमारे घर पे जो सप्लाई आते हैं बेटा वो सब आरएमएस वैल्यू आते हैं। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब हमारे घर पे मैक्सिमम वोल्टेज देखने जाए तो 311 वोल्ट आते हैं, 311 वोल्ट आते हैं। और आरएमएस वैल्यू जो उसकी है वो 220 वोल्ट जो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मोबाइल उतने ज्यादा वोल्टेज पे फंक्शन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, और जो भी चार्जेबल डिस्चार्जेबल डिवाइस होती है बेटा वो ज्यादातर डीसी पे ही काम करती है। देखिए वैसे देखा जाए तो हमारी गाड़ी की बैटरी जो है वो भी डीसी है। ठीक है, तो डीसी सब जगह पर यूज नहीं होता है। डीसी का जो फंक्शन है वो सब जगह पर नहीं है। जैसे एसी का फंक्शन ज्यादातर डिवाइस सब एसी पर ही फंक्शन करती है। तो सर सेल में भी एसी करंट ही पास होता है? हाँ, उसमें बैटरी सेल। हाँ अच्छा, हाँ सर। हाँ सर। तो प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत डीसी में है, इसीलिए डीसी ज्यादातर यूज नहीं करते हम लोग। एसी का ही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इजी है सब जगह से, मतलब जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग एसी पावर का मैन्युफैक्चरिंग इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, ये Yes. चैप्टर में पूरा हम लोग एसी के एडवांटेज और एसी क्यों यूज करते हैं, तो डिवाइसेस भी जो हमारे पास है उसकी अवेलेबिलिटी भी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी वो सब एसी पे फंक्शनिंग करती है। उस तरह से बनाए गए हैं कि ताकि हम लोगों को एसी के बारे में ज्यादा काम करना है। ठीक है, चलो तो हम लोगों को पूरे चैप्टर में जो एसी करंट के बारे में जो पढ़ना है बेटा, उसमें 3 अलग अलग डिवाइसेस के लिए पढ़ना है। फर्स्ट डिवाइस इज दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर, जिसका नाम आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। हाँ सर। पढ़ना है कैपेसिटर, जिसका नाम आप लोगों ने 2nd चैप्टर में पढ़ा है। इंडक्टर, जिसका नाम आप लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा है। दैट इज कॉल्ड आर एल सी। आर मतलब रेजिस्टर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर याद करो आप लोगों ने 6th चैप्टर में लास्ट टॉपिक जनरेटर पढ़ा था बेटा। हाँ सर, जनरेटर। जनरेटर में हम लोगों ने जो वोल्टेज जनरेट किए थे, वीएम कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। कॉस या साइन दोनों फंक्शन आप यूज एक्चुअली कर सकते हो। तो वही टॉपिक को वहां से आगे लेके हमें यहाँ पर कुछ एसी वोल्टेज रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं तो किस तरह से करंट जनरेट होता है ना, वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो आज तो बेसिक कनेक्टिंग लिंक। मान लेते हैं कि हमारे पास जो एसी वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज हम लोग रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं। एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रेजिस्टर। चलो मान लेते हैं कि ये मेरे पास रेजिस्टर है। रेजिस्टर को जब हम लोग एसी सप्लाई देंगे बेटा तो उसका सिंबल है ऐसा, आपको इस तरह से उसका सिंबल ड्रॉ करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ एसी। ठीक है, ये हमारा सोर्स है V और ये हमारा है रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टर के 2 एंड के बीच में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज मतलब 2 एंड है तो यह जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पर आप वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, क्योंकि रेजिस्टर है तो यहाँ पर से यहाँ पर आप जाते हो बेटा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल कम होगी ही होगी। तो आपको यहाँ पर और ये एंड के बीच में आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, चलो
मान लेते हैं कि जो सोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसका वोल्टेज है जो हम लोगों ने दिया है Vm साइन ओमेगा टी। चलो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड Vm। तो मैं यहाँ पर सब नाम लिखता हूँ। Vm दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज। जैसे याद करो, आप स्ट्रिंग के ऊपर जर्क देते हो तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। मिलता है। वोल्टेज का भी पीक वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो Vm आप बोल सकते हो कि जो भी आपका वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसको आप बोलोगे, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, या तो आप उसका बोल सकते हो बेटा मैक्सिमम वोल्टेज। Vm दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज। इधर आप लिख सकते हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, या तो मैक्सिमम वोल्टेज। ओमेगा मतलब क्या, तो ये आपको पता ही है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ सर। तो यहाँ पर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना यहाँ पर। ये हमारा फंक्शन क्या है, टाइम का फंक्शन है। चलो इसको मैं अभी नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी याद करो रेजिस्टर है, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर आपके पास एक ओम्स लॉ है। लो क्या पढ़ा है आप लोगों ने? रो एल बाई वी इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वी नो दैट द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर 2, ये भी वोल्टेज का इक्वेशन, ये भी वोल्टेज का इक्वेशन। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा भाई? हाँ सर। यस सर। आएगा तो ये R यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा, तो Vm बाय आर साइन ओमेगा टी। चलो कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I दैट इज इक्वल टू V बाय R बोल सकते हो बेटा? हाँ सर। आई यस सर। हाँ सर। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, मैक्सिमम करंट बोल सकते हो ना, ये Im। तो इसको हम यस लोग सर। बोल सकते हैं बेटा I दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा Im साइन ओमेगा टी, वेर Im मतलब मैक्सिमम करंट दैट इज कॉल्ड Vm बाय R। हो गया। तो ये भी आप देखो जस्ट ओम्स लॉ ही है, ये जो है बेटा ये क्या है, हमारा ओम्स लॉ ही हुआ ना। I that is equal to V by R, maximum current is equal to maximum voltage upon resistance, ठीक है। यस सर। तो ये जो रिलेशन हमारा ऐसा है, दिस रिलेशन वर्क्स इक्वली फॉर बोथ AC एंड DC वोल्टेज एंड करंट। मतलब ये जो रिलेशन है ओम्स लॉ जो है वो AC और DC दोनों के लिए वर्कआउट करेगा बेटा। दिस रिलेशन वर्क्स इक्वली फॉर बोथ AC एंड DC सिग्नल। सिग्नल लिखो तो यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, ठीक है, वोल्टेज करंट दोनों। अभी देखो दोनों के इक्वेशन देखो, यहाँ पर करंट का इक्वेशन I डेट इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, मतलब करंट इज ऑल्सो वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एंड वोल्टेज का हाँ सर। इक्वेशन इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज इज ऑल्सो वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं अभी कि सिर्फ और सिर्फ सपोज सर्किट में रेजिस्टर होगा, इन दैट केस कि वोल्टेज और करंट जो वेरी करते हैं बेटा, वो किस तरह से वेरी करते हैं उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ उसका ग्राफ। पूरे चैप्टर में ग्राफ की अहमियत बहुत है, तो ये ग्राफ आपको किस तरह से प्लॉट किया जाता है ये पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओमेगा टी एंड दिस इज द वाई एक्सिस, जहाँ पर हम लोग वोल्टेज और करंट लेंगे। सपोज ये वोल्टेज का ग्राफ आपको ऐसा मिलता है, AC सिग्नल है ना ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इट्स Vm, V मैक्स, इसको आप बोलोगे V मैक्स। यहाँ पर आप ये क्या बोल सकते हो बेटा, माइनस Vm, ठीक है। चलो
अभी देखो दोनों इक्वेशन में जो आपने देखा बेटा कि Vm साइन ओमेगा टी और इधर Im साइन ओमेगा टी, मतलब कहीं पर भी कुछ ना एंगल अंदर हुआ नहीं है। याद करो एक इक्वेशन हमने पढ़ा है बेटा, ऑसिलेशन चैप्टर आप लोगों को याद होगा, y इज इक्वल टू एक ऐसा इक्वेशन लिखा था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाई इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस, मतलब फेज एंगल। तो यहाँ पर देखो दोनों वोल्टेज और करंट का इक्वेशन में कहीं पर भी फेस एंगल नहीं है, यहाँ पर भी ओमेगा टी, यहाँ पर भी ओमेगा टी। सो द मीनिंग इज दैट इन रेजिस्टेंस सर्किट वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है बेटा, 0 डिग्री। मतलब जिस तरह से वोल्टेज आगे बढ़ता है वही टाइम पे करंट भी आगे बढ़ता ही है। तो दिस मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री मतलब उसको आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इन फेज मतलब समझो जैसे ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वोल्टेज 0 है तो करंट भी यहाँ पर 0 ही होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी यहाँ पर बढ़ेगा ऐसे, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रहेगा। चलो ये कोई बता सकता है बेटा करंट का एम्पलीट्यूड मैंने क्यों कम ड्रॉ किया? अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम करंट Im और ये है हमारा माइनस Im। सो व्हाई करंट amplitude is less than the voltage amplitude? So we know that this equation Im is equal to Vm by R। मैक्सिमम वोल्टेज हाँ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, थोड़ी कम हो सकती है बेटा, ऐसा मान सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, इसलिए Yes, मैंने sir. यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ड्रॉ किया बेटा वो करंट का थोड़ा कम ड्रॉ किया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। ये जो है वो वोल्टेज का ग्राफ है एंड ये जो ग्राफ है वो करंट का ग्राफ है। So from the graph in pure resistor the voltage and current are in phase। देखो ये मैक्सिमम पे जब पहुंचता है वोल्टेज तो करंट भी उस टाइम पे मैक्सिमम पे ही पहुंचेगा। जो टाइम पे वोल्टेज 0 आता है तो करंट भी 0 आता है। नेगेटिव टाइम पे जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम ही होता है। ठीक है, तो याद रखना, ये नोट करके जो लिखता हूँ MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वोल्टेज and current are in phase। in phase मतलब phase difference is always equal to 0 degree with each other। ठीक है, in प्योर रेजिस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर रेजिस्टर? रेजिस्टर के अलावा सर्किट में और कोई कंपोनेंट होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या बेटा, देखो आप ग्राफ के ऊपर से कि वोल्टेज और करंट दोनों 0 भी होते हैं, दोनों मैक्सिमम के ऊपर भी जाते हैं लेकिन सेम टाइम पे जाते हैं। देखो यहाँ पर मैं 0 से मानो कि 10 सेकंड पे वोल्टेज 0 आया फिर से तो करंट भी वही टाइम पे 0 आता है। ठीक है, सो मीनिंग इज दैट आप यहाँ पर लिख सकते हो बोथ रीच 0 या तो आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। ठीक है, क्लियर? तो याद रखोगे बेटा रेजिस्टर होगा जब सर्किट में तब वोल्टेज और करंट इन फेज। क्यों? तो वोल्टेज का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा Vm साइन ओमेगा टी एंड करंट का इक्वेशन लिखा हम लोगों ने Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज समझो मैं ऐसा लिखता ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा कुछ आता, ऐसा कुछ सपोज आता तो इसका मीनिंग क्या होता बेटा कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है, उसका मीनिंग ऐसा होगा। जब आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे
लेकिन रेजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, रेजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो ये लिख सकते हैं फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 0 डिग्री, ठीक है, इन रेजिस्टर। क्लियर भाई? हाँ सर क्लियर। ओके, चलो इसको एक बार फिर से बेटा देख लो। ये हाँ सर। हमारा एसी जनरेटर का वोल्टेज का इक्वेशन ही है जो 6 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हाँ चलो, सर। Vm मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा is called the angular frequency. According to this equation, we can say that the value of voltage is varies with respect to time because t is called the time period. चलो, we know that the Ohm's law V is equal to IR, तो ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो IR is equal to हो गया Vm sin ओमेगा t। I फाइंड करना है करंट का इक्वेशन, तो R नीचे गया तो बन गया इक्वेशन Vm by R sin ओमेगा t। मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, तो I is equal to Im sin ओमेगा t where Im is equal to Vm by R. So this relation works equally for both AC and DC signal. और दोनों के ग्राफ के दोनों के इक्वेशन के ऊपर से हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जाए तो इधर हम लोग कंक्लूजन किया कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. ओके, चलो यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लो। इसमें आप No, sir. हाँ बोलो, आपने वो करंट का जो छोटा जो बनाया था वो वापस बना दो ना सर। क्या क्या क्या? ये आपने करंट का जो वेव है वो ऐसे स्मॉल क्यों बनाया था वो सर, वो ग्राफ में। हाँ ओके, तो इधर से देखो Vm by R मतलब वोल्टेज को हम लोग किसी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू करंट की जो मिलती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि करंट जो है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, यस सर। ठीक है। जरूरी नहीं है ज्यादा भी हो सकते बेटा, लेकिन ज्यादातर वोल्टेज हम लोग देते हैं 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा 1 किलो हो तो सिंपल सी बात है बेटा, करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज से तो कम होने ही वाली है, यस सर। ठीक है। इसीलिए मैंने जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ड्रॉ किया है करंट का वो थोड़ा वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से थोड़ा कम ड्रॉ किया है। ओके सर। चलो ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना हो तो ये आप बता सकते हो, ये 0, ये होगा यहाँ पर पाई, ये होगा अपना 2 पाई। याद करो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है तो वो 2 पाई रेडियन जितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई। चलो ये 0 से याद है ना, 0 से ये t/2 बनता है, ये फिर t बनेगा, वो आएगा तब फिर से देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग। RMS वैल्यू, चलो RMS वैल्यू ऑफ करंट इन रेजिस्टर, ठीक है, इन रेजिस्टर, और उसका हम लोग बाद में ग्राफ देखेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMS। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रूट मीन स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। हाँ सर। तो कोई याद हो तो ठीक है आप बता सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। सर ऐसे दो का सम निकाल के उनका स्क्वायर करके उसको रूट में रखते हैं, ऐसा कुछ था। चलो मानो कि भाई मुझे वेलोसिटी की RMS वैल्यू फाइंड करनी है तो VRMS में लिखता हूँ, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी वेलोसिटी में लिखता हूँ, तो वेलोसिटी का करूँगा स्क्वायर, उसका ले लूँगा एवरेज और उसका निकालूंगा स्क्वायर रूट। ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा, जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करो, उसका एवरेज निकालो और उसका स्क्वायर रूट निकालो,
you get the RMS value. कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी की RMS वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो दिस इज द बेसिक रूल. वो क्वांटिटी का स्क्वायर करो, स्क्वायर का एवरेज निकालो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो यू गेट द RMS वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ. फर्स्ट स्टेप, पहले क्या करो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर करो. सेकंड स्टेप, उसका एवरेज निकालो. एंड लास्ट स्टेप, उसका स्क्वायर रूट निकालो. So we get the RMS value of that physical quantity. अभी याद रहेगा भाई? देखो हाँ ये सर। एक ही एरो लिखा है, ठीक है, ये एक एरो है तो फर्स्ट स्टेप है, दो एरो तो उसके बाद का सेकंड स्टेप, थर्ड एरो, थ्री एरो मतलब उसके बाद का थर्ड स्टेप है ये. ठीक है, चलो तो हम लोग फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ RMS वैल्यू ऑफ करंट is denoted by IRMS. ठीक है, चलो तो कैसे फाइंड करते हैं समझो. हमारे पास करंट का इक्वेशन है I that is equal to Im sin ओमेगा टी. अभी ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपके Yes, sir. टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दी गई है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, मतलब दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग. ठीक है, ओके सर, हाँ, ओके सर। नहीं तो फिर बाद में आपको कुछ इधर उधर लगा, माइंड कुछ डिस्टर्ब हुआ तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता. नहीं सर। चलो अभी मुझे RMS वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये मेरी क्वांटिटी है, ठीक है, उसका इक्वेशन ये है. क्या फाइंड करना है, पहला फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर करो. तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ आई स्क्वायर. आई स्क्वायर मतलब Im साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर. तो इधर मैं लिख सकता हूँ Im का भी स्क्वायर होगा मतलब Im स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है भाई, सर इधर ओमेगा पर टी पर स्क्वायर नहीं लगे? ना बेटा, मतलब साइन फंक्शन है पूरा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा वो. ओके ओके सर। हाँ अभी पहला स्टेप कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर करो, हो गया. उसका एवरेज निकालो. एवरेज मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंबल अभी लगाएंगे हम लोग. एवरेज, दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज. क्या लिखेंगे यस यहाँ पर, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, ये हो गया, उसका एवरेज निकाला. ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है, ये लिखा मैंने सेकंड स्टेप है. नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप, उसका स्क्वायर रूट निकालो. तो अभी ये जो क्वांटिटी है IRMS मिलेगी हम लोगों को, मतलब ये जो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर आया बेटा उसका स्क्वायर रूट निकालो. तो मैंने इधर लगा दिया ये स्क्वायर रूट. ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये आई स्क्वायर की जगह पर ये पूरा IM हाँ स्क्वायर सर, IM स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। ओमेगा टी. चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? नो सर। नो सर। ओके, चलो. हाँ, चलो नेक्स्ट. ये Im इज द मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका तो स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है. तो ये हो जाएगा Im स्क्वायर, तो ये बार ही हो जाएगा. और एवरेज हम लोगों को सिर्फ निकालना पड़ेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा. ठीक है,
एवरेज सिर्फ निकलेगा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आप निकाल सकते हो। क्लियर यहाँ तक भाई? चलो आई एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो वो तो बाहर चला जाएगा, ये आई एम, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो अभी मैथ्स वाले स्टूडेंट को शायद पता होगा बेटा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा है ना? हाँ ये भी है। Yes, sir. कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 1 minus, sir. कंफर्म बताना भाई, कंफर्म। हाँ सर 1 माइनस माइनस 1 माइनस, एक बार याद कर लो। Yes, sir. 1 plus cos 2 theta by 2. 1 plus. मैं तो माइनस बोल रहा हूँ। नहीं सर, प्लस। मुझे नहीं पता है इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ सर, कन सर cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta होगा। sin square theta equal to 1 plus cos 2 theta by 2। चलो तो क्या लिखूं फॉर्मूला बोलो। 1 प्लस 1 प्लस लिखूं? वन प्लस कॉस थीटा की जगह पर है ओमेगा टी, तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसा बनेगा इक्वेशन भाई? हाँ सर। कंफर्म बताना भाई। देखो मुझे नहीं पता है भाई, मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ, फिर आप पर बोलना मत मुझे नहीं पता है इसीलिए। अभी भी एक बार देख लो। सर 1 प्लस वो जो होल डिवाइड पे नहीं लगेगा 2 और वो सर माइनस आएगा, राज बता रहा है। हाँ एक्चुअली cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या है बेटा? cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, एंड साइन स्क्वायर की फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। हाँ सर। हाँ तो इधर क्या आता है बेटा? माइनस आता है। चलो बायो वाले स्टूडेंट का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर नोट करके लिखता हूँ। ये फॉर्मूला हाँ आप सर। याद लेना एक बार। साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब ये थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या दिया है? ओमेगा टी दिया है। देखो ओमेगा टी, तो जहां पर थीटा वहां पर सपोज ओमेगा टी आएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। एक मिनट, ठीक है भाई? यस सर। और कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सपोज थीटा की जगह पर ओमेगा टी आता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी। ठीक है? यस। चलो अभी ये 2 मैं दोनों को देता हूँ, दोनों का मतलब 1 को भी दे देता हूँ और इसको भी, तो आई एम होगा या ये यहाँ पर क्या बनेगा? एवरेज ऑफ 1 बाई 2 माइनस एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी बाई 2। व्हाट इज कॉल्ड इज एवरेज? एवरेज मतलब बेटा वन टाइम पीरियड पे कॉस की एवरेज वैल्यू क्या होती है? वन टाइम पीरियड मतलब क्या बेटा? यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, दिस इज द वन टाइम पीरियड। तो वन टाइम पीरियड पे याद रखना साइन और कोसाइन फंक्शन दोनों की एवरेज वैल्यू 0 ही होती है। साइन और कोसाइन फंक्शन की
वन टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है भाई, उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको पता हो तो इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया पूरा। हाँ सर। यस सर, हो गया। हेलो। हो गया। हाँ सर, हो गया। ओके, वो अपर एरिया और लोअर एरिया इक्वल है, इसलिए दोनों। क्या? मतलब जो साइन है इसमें, वन टाइम पीरियड में अपर एरिया और नेगेटिव, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इक्वल है, इसलिए 0 है। हाँ। चलो, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या? पहले ये बताओ, साइन 4 पाई की वैल्यू भाई, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या? 1 सर। ओ नो। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या? 2 पाई। सर 4 पाई की 0 0। हाँ, 2 पाई, 4 पाई मतलब 2 पाई इंटू 2। यस। 2 पाई की वैल्यू मतलब साइन 360, 360 की वैल्यू क्या होती है? 0। सिंपल सी बात बेटा, आप लोगों ने वो चकड़ा तो पढ़ा ही होगा मैथ्स में। यस हाँ सर। सर, क्वाड्रेंट। ये तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ सर। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो साइन 0 पे 0 और फिर से रोटेशन करके आओगे तो यहाँ पर तो ये 0 वैल्यू होती है ना। तो ऑलवेज साइन 2 पाई है, साइन 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सबकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 ही होगी ना। पढ़ा, ऐसा मैथ्स में पढ़ा है बेटा? यस सर। चलो, तो अभी समझो, हम लोग ये cos 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, और आपको मैं प्रूव करके बताता हूँ कि वो वैल्यू 0 ही आती है कि नहीं आती है। चलो हम लोग प्रूव करते हैं, समझो। एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टाइम पीरियड पे, इसलिए मैं लिखूंगा 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इसकी एवरेज वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? टी। याद करो, मीन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? मीन, मीन मतलब क्या? सर एवरेज जस्ट लाइक। मतलब सब ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करते हैं ऐसा। यस सर। तो सेम चीज यहाँ पर वन टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू मतलब क्या? कि पूरे फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो अभी ये t जो डिनोमिनेटर में बेटा, उसको मैं लिखता हूँ ऐसे, 1/t बार लिख दिया, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ये मैंने लिखा cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी, इंटू डी टी। चलो, सो 1/t cos का इंटीग्रेशन સર બ્લર થઈ ગયું છે। आ गई। હા થઈ ગયું। હા चलो, cos का इंटीग्रेशन बताओ मैथ्स वाले। साइन। cos का साइन कि माइनस साइन? सर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस साइन। डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। मारा मारी चालू, कापा कापी चालू। हाँ सर अभी। आप साइन लिखो। सर माइनस साइन, पक्का माइनस સર साइन। અમારે ચર્ચામાં નહીં આવે ને। હા, તો આપણે એ લોકો હું લડવા જ દઉં છું, હું કહું છું હવે, બોલો cos का क्या होगा पप्पू लोग? सर माइनस साइन, साइन और फंक्शन है माइनस। कॉस। चलो एक बार फिर से एक बार फिर से आप चेक कर लो। देखो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और cos का होता है भाई माइनस साइन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स ही होगा साइन सर, सर साइन ही होगा सर। लिखो साइन। हाँ सर, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा होगा ना। देखो समझो, बायो वाले स्टूडेंट,
हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ सर। cos x इंटू dx, तो आप लिखोगे sin x। यस सर। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, x के साथ जब भी आपको कुछ कोफिशिएंट दिया जाएगा तो cos का तो होगा क्या, sin, तो ये हो जाएगा sin 3x। x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3। 3। तो यहाँ पर cos 2 थीटा सर ऐसा ओमेगा टी थीटा છે। हाँ केवू पड़े मारा वाला, ये cos 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बाय 2। हाँ सर। ठीक है। चलो लिमिट क्या है हमारे पास, 0 टू t। सर ओमेगा किती आहे नीचे 2 ओमेगा। तो ओमेगा વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t છે ને બેટા, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t કરવાનું છે, તો t સાથેનો કોફિશિયન્ટ કયો થવાનો, 2 ઓમેગા થવાનો ને। हाँ सर। ઓકે हाँ આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t જ કરવાનું છે, તો t સાથે કોફિશિયન્ટમાં શું છે, અહીંયા 2 ઓમેગા, એટલે ડિવાઇડેડ બાય શું કર્યું, 2 ઓમેગા। चलो ये 2 ओमेगा बाहर लिख देता हूं, तो ये 1/2 ओमेगा टी, तो अंदर रहेगा क्या, sin 2 ओमेगा टी, लिमिट है 0 से t। चलो 1/2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला पढ़ी आप लोगों ने, 2π/t, याद करो ऑसिलेशन चैप्टर। यस सर। यस हाँ, ये t की जगह पर पहले अपर लिमिट क्या रखेंगे, ये t, ये t की जगह पर अपर लिमिट मैंने रखा t। हाँ हो गया ये। चलो माइनस साइन, अभी लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 2 एज इट इज इनटू ओमेगा की जगह पर 2π/t इंटू 0 इंटू 0। t की जगह पर ये हो जाएगा 0। એટલે चलो સર sin 2 ये t कैंसल, हाँ सर। sin 4 पाई बाय 2 ओमेगा टी, ये साइन हो जाएगा 4π, माइनस ये साइन हो जाएगा 0। तो ये 1/2 ओमेगा, ये कैपिटल टी है, साइन 4π मतलब 0, माइनस साइन 0 मतलब 0, तो आंसर क्या है भाई, 0। ठीक है। हाँ सर। तो याद रखना ये, आपको मैथ्स वाले हो चाहे बायो वाले हो, कि साइन और कॉस फंक्शन का 1 टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू क्या आती है भाई, 0। 0 ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये 0। तो सर આના માટે આખું પ્રૂફ કર્યું બાપ રે। આના માટે મેં તમને પ્રૂફ બતાવ્યા, ડાયરેક્ટ કહી દઉં તો તમને એવું થાય ને કે સાહેબ તો ડાયરેક્ટ કહી દીધું, હા બરાબર। એટલે પ્રૂફ આપેલું સારું છે એમ। સમજ પડી ગઈ ને હવે ડાયરેક્ટ એટલે। हाँ सर। પણ હવે તમારે ડાયરેક્ટ યાદ જ રાખવાનું કે જ્યાં બી સાઇન આવે કે cos ફંક્શન આવે તો એનો એવરેજ 0। चलो तो ये हो गया हमारा अभी IRMS इज इक्वल टू 1/2 का, तो एवरेज 1/2 ही होने वाला है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। IM ये 1/2 का एवरेज, 1/2 माइनस कॉस का एवरेज, ये क्या आ गया भाई, 0 आया ना, अभी फाइंड किया। यस सर। तो ये आंसर आ गया IRMS इज इक्वल टू IM, और ये 1/2 का रूट क्या होगा, √2। √2। हाँ सर। आपकी टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया है, IRMS इज इक्वल टू IM/√2, ये उसका प्रूफ है। मतलब એટલે ટેક્સ્ટમાં કઈ યાદ રાખી દેવાનું એટલું છે આવું એમ। અમારે ખાલી ટેક્સ્ટ બુકમાં ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવા માટે જ આપ્યો, તમારે યાદ રાખવાનું છે, આ એનો પ્રૂફ છે। અચ્છા સર। ઓકે સર। એટલે એક્ઝામમાં પ્રૂફ નહીં પૂછાય, ડાયરેક્ટ અમારે ફોર્મ્યુલા એપ્લિકેશન કરવાની। હા, તમારે ડાયરેક્ટ IRMS જ યાદ રાખવાનું છે। હા અમારે સમજણ માટે છે એટલે। હા, સમજણ માટે છે, પણ પાછળ એક થિયરીમાં પાછું આવું આવે તો છે જ, પાછળ આવશે, ઓકે પાવર સર। પૂરું કરીશું ત્યારે, બરાબર, ત્યારે હું નહીં કરાવું એમ। હા ઓકે કઈ સર। चलो 1/√2 फाइंड करो, कैलकुलेशन करो 1/√2 क्या आता है बताओ।
0.707. ये 0.707, तो IRMS is equal to 0.707 IM, 0.707 IM. क्लियर? यस सर। चलो, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? तो ये वैल्यू हो गई। नो तो, सर। तो मुझे No, ये sir. बताओ, RMS वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आती है या कम आती है? सो सर आरएमएस वैल्यू RMS वैल्यू जो, ये दो इक्वेशन के ऊपर से आप मुझे बताओ कि RMS वैल्यू इज ग्रेटर देन IM और लेस देन IM। सर ग्रेटर देन। ग्रेटर है आई एम। एक जो लाफा लगा है ना भान वगैरह, देखो ना, ये 0 हाँ सर, पॉइंट हाँ और 0 पॉइंट है सर अतुल। डिवाइडेड बाय √2 है। हम्म। हाँ सर, कम हो तो रहा क्या है। ज्यादा हो गया है, हाँ कम सर। होगा? कम हुआ। तो पप्पू लोग, कम होगा सर। कम होगा। चलो, तो उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जाए, यहाँ पर मैं लेता हूँ ये ओमेगा टी और ये है हमारा करंट। तो ये इक्वेशन जो हमारा बना, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन दिस इज द मैक्सिमम करंट IM, ठीक है। और उसका ये बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा उसका IRMS, मतलब उससे कम मैंने ड्रॉ किया है ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप फाइंड करो ये वैल्यू, तो ये क्या होगी उसकी, -IM। क्लियर? ये लिख सकते हैं हम लोग 0, ये हो गई ये पाई, ये हो गई वैल्यू उसकी 2 पाई। यस सर। चलो, अभी यही इक्वेशन के ऊपर से मुझे पावर फाइंड करना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस? याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है ये 3rd चैप्टर में। पावर का इक्वेशन बताओ। पावर P इज इक्वल टू क्या? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ बताओ, जूल लॉ, जूल I square करके कुछ था। क्या? I square R सर उसका। I²R, हाँ, I²R। चलो, तो नाउ अभी हम लोग एवरेज पावर फाइंड करते हैं, RMS ऑफ एवरेज पावर। तो पावर P इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई? I²R, ठीक है। अभी RMS पावर फाइंड करना है, तो PRMS इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IRMS² इंटू R होगा ना भाई? Yes. चलो, अभी सेम ऐसा मुझे वोल्टेज फाइंड करना है। वोल्टेज और करंट दोनों के लिए मैं आपको नोट करके ही बता देता हूं। जैसे IRMS का आंसर क्या है बेटा? IM/√2 है, ठीक है। Yes, sir. तो VRMS का भी आंसर क्या होगा? VM/√2, क्योंकि उसमें भी सेमी फंक्शन है। देखो, वोल्टेज और करंट दोनों में साइन फंक्शन ही है ये, ठीक है, दोनों में साइन है ना। और देखो, हम लोगों ने भी फाइंड किया इस तरह से, जैसे करंट का फाइंड किया, यहाँ पर सब जगह पर I की जगह पर वोल्टेज, यहाँ पर V, VM² sin² ओमेगा t, VM², VM, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? VM/√2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. तो करंट का भी RMS वैल्यू 0.707 IM एंड वोल्टेज का भी 0.707 VM, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, VM इज इक्वल टू IM इंटू R लिख सकता हूँ भाई। ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR। सपोज मैं वोल्टेज मैक्सिमम लूंगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। Yes, sir. अभी दोनों साइड में √2 से डिवाइड करता हूँ, मतलब
Vm/√2, तो ये क्या होगा Im/√2 इंटू R। तो Vm/√2 मतलब क्या होगा Vrms, Im/√2 मतलब क्या होगा Irms इंटू R। होगा ये RMS के फॉर्म में भी यही इक्वेशन होगा, हाँ सर। ठीक है। यस सर। सपोज मानो कि हमारे पास डीसी वोल्टेज होता, मैं लिखता हूँ फॉर डीसी वोल्टेज, तो याद करो डीसी वोल्टेज का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, पावर P इज इक्वल टू, ये इक्वेशन भी पढ़ा है V²/R, यस सर। और दूसरा इक्वेशन पढ़ा था पावर P इज इक्वल टू VI। हाँ सर। यस PI सर। PI भी हम लोग ऐसा बोलते थे, इज इक्वल टू पावर का और एक इक्वेशन पढ़ा था I²R, यस सर। याद है भाई। तो दिस इज द इन टर्म्स ऑफ डीसी वोल्टेज पावर का ये इक्वेशन है, और एसी में भी वही है लेकिन यहाँ पर आरएमएस के फॉर्म में है, ठीक है। ओके सर। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा? नो सर। कंफर्म भाई? यस सर, कंफर्म। हाँ, चलो अभी हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं कुछ एक नई चीज पूरा। हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, छोटा टॉपिक ही है, टॉपिक दैट नेम इज कॉल्ड फेजर। फेजर PHASOR, समझो। पूरा एसी सर्किट का एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा जितना पढ़ा उतना पूरा। चलो एसी सर्किट, with only रेजिस्टर। चलो तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने ये पढ़ी है कि एसी करंट में वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं बेटा? अब्दू बंद कर माइक जल्दी। एसी करंट सो रेजिस्टर इज, याद करो इन फेज होता है ना भाई, इज इन फेज विथ वोल्टेज, याद है भाई। एसी करंट रेजिस्टर में वोल्टेज के इन फेज में होता है, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टर की बात करें बेटा, कैपेसिटर और इंडक्टर जोड़ेंगे तब आगे पीछे कुछ होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो तो ये इन फेज जो है, ये जो वर्ड इन फेज, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फेजर यूज करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन by using notion of phasor। फेजर मतलब उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे घूमता सदिश। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घूमता सदिश। मतलब ऐसे 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 घूमता रहेगा, मतलब ऐसे, ठीक है। जैसे अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, समझो। मानो बेटा यहाँ पर अभी ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, वो अभी हम लोगों ने आगे ड्रॉ किया है वो ही है, ये ओमेगा टी। ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूं, ये हमारे लिए है VM। चलो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ ये क्या है हमारा करंट। ये तो डायग्राम याद है ना अभी, याद है सर, IM। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज। यस सर। हाँ, तो दिस इज फॉर वोल्टेज एंड दिस इज फॉर करंट। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम लेता हूँ। पर्टिकुलर टाइम मतलब ये मैंने कोई टाइम ले लिया, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ।
तो दिस इज ओमेगा T1, क्योंकि ये देखो लाइन कौन से बेटा, एक्स एक्सिस ओमेगा टी है ना, ये फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए लिया मैंने ओमेगा T1। अभी जब उसका फेजर ड्रॉ करो, फेजर मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा, वो ही लाइन में यहाँ पर मैं बाजू में ड्रॉ करता हूँ ये, और वाई एक्सिस मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। कंपलसरी ये याद रखना बेटा, ये जो यहाँ पर ओरिजिन है यही लाइन पे ये बनना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड फेजर। फेजर मतलब घूमता सदिश। घूमता सदिश मतलब मैं यहाँ पर एक एरो ऐसे ड्रॉ करूंगा ओरिजिन से, सपोज फेज डिफरेंस π/2 है तो एक आगे चलेगा वोल्टेज का, एक पीछे ड्रॉ करूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ ड्रॉ करूंगा। तो फेजर मतलब एक ऐसा सदिश जो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस है उसको डिस्क्राइब करता है। फेजर एक ऐसा सदिश है, ऐसा वेक्टर है जो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस को डिस्क्राइब करेगा। सपोज फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मीनिंग वोल्टेज और करंट का वेक्टर एक ही लाइन में है। समझ में आया। सपोज फेज डिफरेंस वोल्टेज ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया वोल्टेज का। अभी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 है तो ये वोल्टेज का तो करंट भी उसके ऊपर ही जाएगा ना, ऐसे मतलब तभी वो फेज डिफरेंस 0 बनेगा। सपोज वोल्टेज ऐसे है, करंट के बीच में 90 डिग्री है तो मुझे करंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पर एंगल क्या बताना पड़ेगा, 90 बताना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने ओमेगा T1 टाइम पीरियड लिया है बेटा, यहाँ पर मुझे फेजर ड्रॉ करना है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वोल्टेज से मैं ऐसे परपेंडिकुलर लेके जाता हूं आगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर। जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा बेटा, कौन किसके लिए है, ओमेगा T1 के लिए है। तो ये बना ओमेगा T1 के लिए वोल्टेज का फेजर मैंने ड्रॉ किया, ये वोल्टेज का फेजर है, ठीक है। अभी करंट का फेजर कैसा, तो देखो ये टाइम पीरियड करंट के लिए है ना, ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया बेटा ये करंट के लिए है। तो यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये पॉइंट मुझे मिला। तो देखो अपने आप ये करंट का फेजर वो ही लाइन पे आया कि नहीं आया। हाँ सर, सेम लाइन पे आया। सेम लाइन पे आया मतलब ठीक है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, 0 इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, 0। हाँ सर, ठीक है, फेज में 0 पड़ा है। चलो हाँ। अभी देखो याद करो हमारा वेक्टर चैप्टर बेटा, वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सपोज हमारा वेक्टर ए है, इसका एंगल बन रहा है ये ओमेगा टी। चलो इसका एक्स कंपोनेंट ये मिलेगा और इसका वाई कंपोनेंट ये मिलेगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, याद करो, ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता है ऐसा। हाँ सर, और वाई कंपोनेंट यस सर। ए sin ओमेगा टी लिख सकते हैं ना ऐसा, हाँ या ना। यस सर। तो अभी यहां से बेटा ये कंपोनेंट को मैं आगे ले जाता हूं, समझो। तो ये हमारा क्या बनेगा, इतना पॉइंट हमारा क्या बनेगा अभी बताओ। ये वाइट कंपोनेंट ही बनेगा ना, वाई कंपोनेंट ही बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर, वाई। यस सर। जो बनेगा वो बनेगा हमारा Vm sin ओमेगा T1 बन सकता है ना। ये वोल्टेज का फेजर मैंने लिया बेटा, वोल्टेज का फेजर। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये x, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो y। तो y क्या बनेगा मेरा, Vm sin ओमेगा टी। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, कितना होगा उसका, Vm होगा। यस सर। देखो ये मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा Vm है, ठीक है। ये एंगल क्या बना, ओमेगा T1। चलो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इतना हमारा क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ। सर वाई एक्सिस से y एक्सिस तो कंपोनेंट y के लिए क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, लिखो साइन लिखते हैं ना, साइन। यस सर। क्या बनेगा बेटा, ये Vm साइन ओमेगा। sin साइन ओमेगा टी। ओमेगा T1 बन सकता है ना ऐसा। यस सर। चलो अभी इतना यहाँ पर मैं करंट इतना लेता हूँ, करंट इतना। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इतना क्या बनेगा, इतना चीज, इतना Im sin साइन ओमेगा T1।
है ना, ये करंट के लिए है, इसीलिए इतना करंट के लिए है। चलो तो यहाँ पर करंट का जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस पे यहाँ पर मैं आगे लेके जाता हूँ ऐसे ही। तो इतना इतना पार्ट मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये क्या मिल सकता है मुझे बताओ, ये क्या मिलेगा करंट साइन आई ओमेगा सर, ओमेगा T1। ओमेगा T1 लिख सकता हूँ ऐसा भाई। यस सर। तो दिस इज द फेजर, ये जो मैंने ड्रॉ किया है बेटा, दिस इज द फेजर, दिस इज द फेजर, ठीक है। अभी कोई मुझे ऐसा बोलता है सर मुझे ओमेगा T2 के लिए ड्रॉ करना है, तो मैं मानो कि भाई यहाँ पर ये मैक्सिमम पीक के मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप मुझे बताना। ये वोल्टेज का ग्राफ लिया और ये करंट का ग्राफ लिया, ये टाइम पीरियड में लेता हूं ओमेगा T2, ठीक है। चलो तो ये लाइन पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, पहले तो यही लाइन पे मुझे ओरिजिन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये चीज। चलो क्या करोगे बेटा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे। तो यहाँ पर जो भी बनेगा, ये मैं वेक्टर ड्रॉ किया, ये ओमेगा T2 पे है तो एंगल में ले लूंगा यहाँ पर ओमेगा T2। तो इतना कंपोनेंट मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये बताओ, इतना कंपोनेंट क्या मिलेगा अभी मुझे लिखवाओ। वोल्टेज, ये वोल्टेज के लिए है, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, VM। यस सर। तो VM साइन ओमेगा T2। VM साइन ओमेगा T2, और ये पॉइंट से मैं करंट बताऊंगा। तो इतना मुझे, ये करंट के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है, तो इतना मुझे क्या मिलेगा, ये बेटा करंट का मिलेगा। यस सर। IM साइन ओमेगा T2, क्लियर। यस सर। ओके। तो यहाँ पर जब भी आप फेजर ड्रॉ करोगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का फेजर सेम डायरेक्शन में ही आएगा। ओके सर। ठीक है। तो रेजिस्टर में फेजर मतलब रोटेशन होता हुआ वेक्टर, रोटेटेड वेक्टर आप बोल सकते हो। नोशन ऑफ फेजर मतलब रोटेट होता हुआ एक वेक्टर जो घूमता रहेगा। जैसे जैसे मानो कि ये टाइम पीरियड चेंज होगा तो यहाँ पर मैं और अंदर आ जाऊंगा, तो या तो ये नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है तो ये मैं धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर ऐसे एंगल में बढ़ाते जाऊंगा। जब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर के लिए कंप्लीट किया, अभी कल हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये वेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया ना फेजर, ये फेजर अपने आप चेंज होगा। कैसे, वो मैं आपको कल बताऊंगा। चलो रेजिस्टर के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो बेटा तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट करके लिख देता हूं, हियर phasors V and I are in the same direction, in the same direction मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। PD मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस मत समझना, फेज डिफरेंस, ठीक है। क्लियर भाई। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो ये हो गया हमारा पावर का, ये हो गया हमारा RMS वैल्यू के रिगार्डिंग जो प्रूफ किया है वो। वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है ये हम लोगों ने लिखा, फेज डिफरेंस 0 होता है। टाइप्स ऑफ सिग्नल से चालू किया था ये पूरा, ठीक है भाई।
इसकी पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ। तो इसमें से आज के आज कैसे भी कुछ भी करके इतना कंप्लीट कर लेना बेटा, नहीं तो कल इंडक्टर में समझ नहीं आएगा। मतलब सर पढ़ना है, रिवीजन करना। हाँ, रिवीजन करना है। और जो मैंने थियरी लिखी है, ठीक है, मैं पीडीएफ में आपको भेजता हूँ। एक ये क्वेश्चन जो किया, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर्स, फिर ये आरएमएस वैल्यू वाला, और ये एक हमारा फेजर वाला। ये आपको 2 बार लिख के करना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है लिखने क्यों दे रहा हूँ कि भाई चलो आपको उस दिन जो हुआ कि आपको कुछ याद नहीं है, क्या आप बोलते नहीं, तो उसके रिगार्डिंग नहीं है। ये चैप्टर में आपको करना ही पड़ेगा बेटा, इसलिए दे रहा हूँ। यस ठीक है, इसमें मतलब माइंड को सर, नेगेटिव मत ले जाना। જરાક આજનો દિવસ જરાક થઈ ગયો તો અને કાલે પછી બાવાની એક્ઝામ પતે છે પછી લખી દે ચાલે, મોકલાવે ચાલે તો. તો મને વાંધો નથી, પણ એકદમ સારી રીતે કમ્પ્લીટ કરવું પડશે બેટા, નહીં તો કાલે બહુ હા તકલીફ. કમ્પ્લીટ. નહીં સર, એકવાર રિવાઇઝ તો કરીશું પણ લખવામાં સર ટાઈમ વધારે જાય ને એટલે અમારે બાયોનું વાંચવાનું કાલે બી હોમવર્ક હતો ને તો બાયો વાંચવાનું જરાક રહી જાય એટલે ચેપ્ટર મોટો છે તો. ओके, तो मतलब मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है? हाँ सर चलेगा, नो लिख देंगे। ठीक है, तो मैथ्स वाले लिख के करना, बायो वाले उसके नेक्स्ट डे मुझे कंप्लीट करके बताएंगे। हाँ सर, फ्राइडे તમને મોકલી આપશો સાંજ સુધીમાં. अभी भी बता रहा हूँ बेटा, ये चीज लिखने के लिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर भी है, और एक दिन का गैप हो गया तो आप भूल जाओगे बेटा आप कहाँ थे, तो आपको याद कराने की तकलीफ मुझे भी बहुत होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैथमेटिकल स्टेप्स वाला चैप्टर है, सिवाय एक ही टॉपिक ट्रांसफॉर्मर, वो मेरा प्रवचन का टॉपिक है। हाँ सर. बाकी पूरा टॉपिक ये मैथ्स है। ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ भेजता हूँ, आप कंप्लीट कर लेना। यस इसमें सर. कुछ भी डाउट हो, घर पे आप पढ़ते हो तो आज के आज ही सॉल्व कर लेना। ठीक है सर. यस सर. ठीक है, ठीक है सर. हाँ। ओके सर. चलो ચલો આવજો ભાઈઓ.